फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? अब पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ना है, समझना है ना, वो क्या है? 3 लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object remains in its state of rest or motion unless an external force is applied on it. भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को बनाए रखता है, अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को बनाए रखता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर एक बाहर से कोई फोर्स काम ना करे, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा और चल रहा है तो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, कोई एक्शन। जैसे मान लो कि एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड में पड़ी है बॉल, ठीक है, क्या पड़ी ग्राउंड में? बॉल। अब सुरेश आया, सुरेश ने मारी लात, सुरेश ने क्या करी? लात मारी। तो जब बॉल रुकी हुई थी, सुरेश ने जैसे लात मारी बॉल चलने लगी, बॉल रुकी हुई थी, सुरेश ने जैसे लात मारी बॉल चलने लगी, बॉल चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी, चलते 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 बॉल रुक गई, जल्दी जल्दी बॉल रुक गई। देखो भाई यहाँ तो एक फोर्स था, यहाँ पर तो एक फोर्स था जिसकी वजह से बॉल चली। रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो चलता हुआ ऑब्जेक्ट क्यों रुक गया जबकि यहाँ पे किसी ने नहीं रोका उसको? रोका उसको एक फोर्स ने, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा नेचुरल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलेगा तो चलता रहेगा और रुका होगा तो रुका रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स का काम ना करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया and this law of motion is also known as law of inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वह एबिलिटी जो इसे अपनी रेस्ट या फिर मोशन की स्टेट में बनाए रखने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहे चाहे कितने भी फोर्स लग जाए उसके लिए, या रुका है तो रुका रहे कितने भी फोर्स लगा लें। जैसे बॉल है, बॉल रुकी हुई है, हम सबने आके लगाया है इस पर धक्का, तो ये बढ़ी आगे? नहीं बढ़ी, वही है, ठीक है। समझ में आया? तो ये इसका इनर्शिया है। इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि ऑब्जेक्ट कितना सहन कर सकता है अपनी स्टेट को बनाए रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसे इनर्शिया, उसका जिद्दीपन होता है। समझ में आया? जड़ तो बोलते हैं इसको हिंदी में। समझ में आया? इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि वह एबिलिटी किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को बनाए रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा, ठीक है। अब जो इनर्शिया होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा।
और जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा उसका मास भी कम होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास कम हुआ तो इनर्शिया भी कम होगा, मास ज्यादा हुआ तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया? समझ में आया? इसको हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से पढ़ा था कि जैसे मान लो कि एक पहाड़ से एक पत्थर गिर रहा है, ठीक है, और आप क्या कह रहे हो, बाहुबली को कह रहे हो मैं पकड़ूंगा इस पत्थर को, ठीक है, तो ठीक है, तो ये पत्थर आ रहा है, आप कह रहे हो मैं रोकूंगा फोर्स लगा के, क्योंकि भाई मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोका जा सकता है फोर्स लगा के, तो क्या ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया ज्यादा कैसे हुआ? ये ज्यादा भारी है, ये हल्का है। समझ में आया? तो जो जितना भारी होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, जो जितना हल्का होगा उसका इनर्शिया उतना। समझ में आया? हाथी बैठा है सड़क पे, ठीक है, बैला फुसला के उठा दो तो उठा दो, लेकिन धक्का लगा के खिसकाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इनर्शिया वो एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को बनाए रखे, मतलब रुका हुआ है तो रुका रहे और चल रहा है तो चलता रहे, ठीक है, चाहे उसके ऊपर कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी रोकने की कोशिश कर ले, कोई भी चलाने की कोशिश कर ले, वो अपनी पोजीशन को बनाए रखे। उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आया? फिर हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो पहला वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से चलती हुई बस अचानक से अगर रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। जब भी चलती हुई बस अचानक से रुकती है तो हमारे पैर जो कि बस के कांटेक्ट में है वो तो रुक जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी पोर्शन में इनर्शिया ऑफ मोशन होता है जिसकी वजह से हम लोग आगे गिर जाते हैं। अपर बॉडी पोर्शन में क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ गिर जाते हैं। समझ में आया? हम जब रुकी हुई बस अचानक से चलने लगती है तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, जब रुकी हुई बस अचानक चलती है तो हम लोग पीछे की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पैर तो चलते थे बस के साथ में, क्योंकि वो कांटेक्ट में होते हैं। अपर बॉडी पोर्शन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, अपर बॉडी पोर्शन में क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। समझ में आया? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? ऐसी जब हम लोग गीले कपड़े को झाड़ते हैं तो पानी निकलता है उसमें से, पानी के ड्रॉपलेट, दैट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ओ सॉरी रेस्ट, ठीक है। कपड़ा निकल जाता है और पानी की ड्रॉपलेट वहीं रहती हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, तो वो वहीं रहती है तो वो नीचे गिर जाते हैं, बेस नहीं मिल पाता है। ऐसे जब पेड़ की टहनी को हिलाते हैं तब भी पत्तियां जो होती है वो गिर जाती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? घोड़े के ऊपर भी बैठते हैं ना तो फिर हम लोग पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? ठीक है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को, सारे को क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सेकंड देखो, नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, second law of motion. According to second law of motion, rate of change in momentum, rate of change in momentum, rate of change in momentum is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of motion, in the direction of motion. Rate of change in momentum is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of motion. Now what is momentum? Momentum is product of mass and velocity. Momentum क्या होता है? Product of mass and velocity. M is represented by, momentum is represented by P. P is equals to M into V होता है. P is equals to क्या होता है? M into V. P क्या होता है? Momentum. Momentum is product of mass and velocity. और देखो बेटा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? फोर्स को चेंज करने से। फोर्स बढ़ा दूंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फोर्स कम कर दूंगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होती है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
and its SI unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि 3 नंबर का आता है बेटा, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो जाएगा बेटा P2 माइनस P1, मतलब बाद में कुछ हुई, पहले कुछ थी, दोनों का डिफरेंस, चेंज इन मोमेंटम हुआ। अच्छा, बाद में कुछ मोमेंटम था, मतलब कुछ वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो मोमेंटम आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वो वाली फाइनल और शुरू वाली इनिशियल, तो ये क्या हो गया आपका mv माइनस mu, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो जब भी बेटा रेट आता है, रेट जब भी आएगा टाइम से डिवाइड करेंगे, जब कभी भी रेट आएगा तो टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड, mv माइनस mu अपॉन t। क्या हम यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं? अगर हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा आपका, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ma। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, P2 माइनस P2 की वैल्यू mv, P1 की वैल्यू mu, m कॉमन लिया, v माइनस यू, रेट आया तो टाइम से डिवाइड करा, और चैप्टर नंबर 8 की आइडेंटिटी है v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका m, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना, फोर्स इसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये है एम ए, ये क्या है, एम ए। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं बेटा, एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कि क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी यूनिट इस तरीके से ली जाती है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम ए के बराबर, ठीक है, समझ में आया। और एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि ए को वी माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ए को हम लोग वी माइनस यू अपॉन टी भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, यस सर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझ में आ गया? किसी को पूछना है, नहीं पूछना, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखो, तो इसकी एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले एक चीज को देखो, टाइम और फोर्स का रिलेशन, टाइम और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और टाइम को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज, टाइम को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और टाइम को ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा। मतलब समझो इसका, मतलब समझो, देखो जैसे मान लो कि सेम हाइट से दो लोंडे कूद रहे नीचे जमीन पे, ठीक है, लेकिन एक के नीचे लगा रखी है मैट और एक को नीचे कुछ भी नहीं है, समझ आया, एक के नीचे मैट या कुशन लगा रखा है और एक के नीचे कुछ भी नहीं है। तो जब पहले वाला कूदेगा तो और दूसरे वाला कूदेगा, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में बेटा जमीन से जल्दी टकराएगा ये एज कम्पेयर टू दिस कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा ये यहाँ से फोर्स लगाते हुए जाना पड़ेगा। तो टाइम कहाँ पर कम है, टाइम यहाँ कम है, टाइम यहाँ कम है तो फोर्स यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ टाइम ज्यादा है तो यहाँ फोर्स कम होगा, समझ में आया। तो जहाँ फोर्स कम होगा वहां चोट कम लगेगी, जहाँ फोर्स ज्यादा होगा वहां चोट ज्यादा लगेगा। तो यही कारण होता है कि जब भी हम लोग बॉल को कैच करते हैं या प्लेयर लोग बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाए ताकि बॉल के रुकने का टाइम बढ़ जाए, बॉल के रुकने का टाइम बढ़ जाए। जैसे ही बॉल के रुकने का टाइम बढ़ेगा मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा,
और फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगी। समझ में आया? यही कारण होता है कि लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं तो कुशन मैट लगाई जाती है, ठीक है, ताकि सरफेस से टकराने का टाइम बढ़ जाए। सरफेस से टकराने का टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम कम होगा, और मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो चोट कम। समझ में आया? ठीक है, फिर इसके न्यूमेरिकल से कुछ अभी कर लेंगे एक बार और। फिर लास्ट से आप लोगों का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब कि जितने प्रेशर से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स लगाता है उतने ही प्रेशर से उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कहाँ पे? अपोजिट डायरेक्शन। जैसे जितना तेजी से बॉल में दीवार के ऊपर हिट करूंगा उतनी तेजी से दीवार से बॉल मेरे पास आएगी, ठीक है, समझ में आया? अब ऐसा क्यों हुआ? दीवार आगे क्यों नहीं गिरी? बॉल ही क्यों पीछे आई? बताओ, दीवार क्यों नहीं गिरी? बॉल ही, दीवार का मास ज्यादा है, ठीक है, दीवार का मास ज्यादा है तो दीवार का इनर्शिया ज्यादा होगा। अब इनर्शिया ज्यादा होगा तो अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखेगा वो, और दूसरे को क्या करेगा? मूव करवाएगा, उसकी पोजीशन को, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। दिस इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, है ना? समझ में आया? आगे जा रहा था वो क्या हो गया? पीछे हो गया। ठीक है बेटा, तो कुछ समझ में आया? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही कारण होता है जब हम लोग बड़ी राइफल को चलाते हैं तो उसको मतलब कंधे पर रख के चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी तेजी से बंदूक बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी उतनी तेजी से बुलेट भी बंदूक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और वो पीछे की तरफ झटका लेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ समझ में आया? ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल से एक बार देख लो। जैसे मान लो कि एक कार देता है ना, फिर कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो कि एक कार है 1000 किलो की, है ना, और मैंने ब्रेक लगाया, पहले वो चल रही थी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ब्रेक लगाया तो रुक गई, ब्रेक लगाया तो रुक गई, रुक गई तो v जीरो हो गया, v क्या हो गया? जीरो। ऐसी रुकी वो कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। रुकी कितने सेकंड में? 4। तो हम लोगों को बताने कि कितना फोर्स लगा ब्रेक लगाने में, ठीक है। तो जब भी बेटा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है। जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से करेंगे? 5/18, 5/18, 18 6 100 होता है, 6 5 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो यू हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, और वी क्या है? 0, टी 5 4 जो भी है। देखो, एफ इज टू एम बी माइनस यू अपॉन टी, एम बी माइनस यू अपॉन टी होता है ना। एम कितना है? एम कितना है? 1000। बी कितना है? 0 माइनस 30 अपॉन 4, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250, है ना। तो बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -7500 -7500 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो एफ होता है वो एफ इजिकल टू एम होता है। एफ इजिकल टू क्या होता है? एम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? तो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन भी हो सकती है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। न्यूटन भी हो सकती है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। सबको समझ में आ गया?
एक बार क्विक रिवीजन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट और मोशन की पोजीशन को बनाए रखता है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे. एंड दिस लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. और इस लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को बनाए रखे. आया समझ में? ठीक है. फिर हमने देखा जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा. फिर हम लोग आए सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. जितना ज्यादा, मतलब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं. पी से रिप्रेजेंट, पी इज इक्वल टू एम इनटू वी होता है. तो पी की ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब दो यूनिट बताई मैंने, एक फोर्स की यूनिट बताई और एक बताई मोमेंटम की. फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्योंकि फोर्स में m इंटू ए आ रहा है. ए क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जो हमारा मोमेंटम है उसमें मास इंटू वेलोसिटी आ रहा है. वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट में कंफ्यूज मत होना तुम. ठीक है. समझ में आया? फिर हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखा था. क्योंकि चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 होता है. P2 की जगह mv लिखा, P1 की जगह mu लिखा. m कॉमन लिया, v माइनस u. रेट आया तो टाइम से डिवाइड करा, mv माइनस u अपॉन t. तो v माइनस u अपॉन t क्या होता है? a होता है. f इज प्रोपोर्शनल टू ma. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, k लगाया. k की वैल्यू इस तरीके से ली जाती है कि यूनिट इस तरीके से ली जाती है कि उसकी वैल्यू 1 बन जाए. तो f इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ma हो गया. दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू ma. और वी कैन राइट f इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t. ठीक है. f इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t. अच्छा, फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया. लास्ट में आया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? रिएक्शन का. जैसे कि जब भी हम लोग बुलेट को फायर करते हैं, है ना, तो बुलेट जो होते पीछे की तरफ धक्का लगता है ना. पीछे की तरफ धक्का इसलिए लगता है क्योंकि जितना फोर्स बुलेट के ऊपर लगाया गन ने जितना फोर्स बुलेट के ऊपर लगाया उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट भी गन के ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से उसकी पीछे की तरफ मूवमेंट होती है. ठीक है. समझ में आया सबको? ठीक है. और क्या कहते हैं कि बॉल का एग्जांपल दिया था मैंने, जिस तरह से बॉल आगे मारेंगे. एवरीडे लाइफ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल सबको समझ में आ गए. बस आपको ये समझना है, टाइम को बढ़ाना है. टाइम को बढ़ाएंगे, मोमेंटम कम होगा, फोर्स कम हो जाएगा और चोट कम लगेगी. टाइम कम होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, चोट ज्यादा लगेगी. ठीक है. इसको हमने एग्जांपल से समझ लिया. ठीक है. दोनों की सेम हाइट है. अगर यहाँ पर डायरेक्ट सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा, मोमेंटम ज्यादा होगा, चोट ज्यादा लगेगी. ठीक है. सरफेस से यहाँ से टकराने में टाइम ज्यादा लगेगा, मोमेंटम कम होगा और चोट भी क्या लगेगी? कम लगेगी. समझ में आया सबको? तो यहाँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 खत्म हुआ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. और एक बार आप लोग रिवीजन कर लो, कोई डाउट तो पूछो मुझसे.